हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर ऑनलाइन माध्यम से बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े हैं। हम लोग इस दरमियान रूस की न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं। रूस के संविधान के अनुसार संघीय स्वरूप में यानी संघीय स्तर पर 3 प्रकार की न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें हम लोग संवैधानिक न्यायालय, रूस का संवैधानिक न्यायालय, रूस का उच्चतम न्यायालय और रूस का मध्यस्थता न्यायालय, ये 3 तरह के न्यायालय संघीय स्तर पर वहां स्थापित की गई, जिसमें हम लोग रूस के संवैधानिक न्यायालय के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग रूसी संघ का उच्चतम न्यायालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूसी संघ का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 126 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि रूसी संघ का उच्चतम न्यायालय सिविल, फौजदारी, प्रशासनिक तथा सामान्य क्षेत्राधिकार से संबद्ध न्यायालयों का सर्वोच्च निकाय है। कहने का मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो सिविल यानी कि धन संपत्ति से जुड़ा, फौजदारी आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ, प्रशासनिक विभागों के अलग अलग विभाग होते हैं, तथा समान क्षेत्राधिकार यानी कि कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें अधिकार एक को भी है दूसरे को भी है, तो उससे जुड़े हुए जो न्यायालय हैं जो उस पर मसले को सुनते हैं, उन तमाम न्यायालयों में ये सर्वोच्च निकाय है। उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से रूस के संविधान तथा संघ के संघीय संवैधानिक कानून 1996 द्वारा संचालित होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये 1996 में जो कानून है संघीय और संविधान के द्वारा जो दिए गए उसके आधार से ये संचालित होता है। लेकिन उसके अलावा भी दीवानी संहिता, दंड संहिता तथा रूसी संघ के अन्य कानूनों का भी प्रयोग किया जाता है या उसके आधार पर यह अपना काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का संरचना के बारे में, इसका निर्माण, ये संगठन कैसे होता है। रूस में सामान्य न्यायिक क्षेत्राधिकार में 4 स्तरीय न्यायालय सम्मिलित है, यानी कि 4 लेवल के न्यायालय हैं। उनमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है। ऐसे भी इसको सर्वोच्च कह सकते हैं, सुप्रीम कहलाता है, तो सबसे ऊपर होना ही है इसको। उसके अधीन
इकाई स्तर पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालय तथा उसके अधीन शांति के न्यायाधीश आते हैं और त्रिस्तरीय सैन्य न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के अधीन आते हैं। बात समझ में? ये चार तरह के उस पे चार स्तरीय वहां न्यायालय है। जो लोग इनके नीचे आते, उच्चतम न्यायालय, जिला के न्यायालय और शांति के न्यायाधीश और सैन्य जो न्यायालय है जिसमें 3 लेवल है, 3 स्तर हैं, वो सब इसके अधीन आते हैं या इसमें सम्मिलित हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन भी संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के तरह ही होता है। अर्थात यानी मतलब राष्ट्रपति न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवार को नामांकित करता है तथा संघीय परिषद उसका अनुमोदन करती है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों के नामों को पेश करते हैं संघीय परिषद में और उसकी वो स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति, इस काम के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही उप मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित कर संघीय परिषद को भेजता है। बात समझ में है? इसका भी निर्वाचन उसी आधार पर, उसी तरीके से होता है जैसे संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है कि राष्ट्रपति उसको भेजते हैं संघीय परिषद में मंजूरी के लिए या अनुमोदन के लिए, और इसमें वो मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश और उप मुख्य न्यायाधीशों के बारे में परामर्श करके भेजते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बिना संघीय परिषद की अनुमति से हटाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति या अनुमोदन जो है वो संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश से, तो उनको हटाने के लिए भी उनकी मंजूरी जरूरी है, बिना उसके नहीं हटा सकते। और ना ही किसी अन्य न्यायालय में उनको भेजा जा सकता है, ना ही किसी अन्य पद पर उनका हस्तांतरित किया जा सकता है बिना इन न्यायाधीशों की अनुमति के। कहने का मतलब ये है कि किसी भी न्यायाधीश को बिना उसकी पूर्व अनुमति के ना तो किसी अन्य पद पर भेजा जा सकता है और ना ही किसी अन्य न्यायालय। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का समूह, यानी कि कई सारे न्यायाधीश होते हैं, जो भी हो नंबर, तो उसका जो समूह होता है वो उसके अधिकारों को स्थगित या समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि बिना पूर्व अनुमति के अगर इधर से उधर नहीं किया जा सकता है और संघीय परिषद के बिना अनुमति के बिना उनको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन न्यायाधीशों का जो समूह है अगर वो चाहे तो उनकी अधिकारों को रोक सकता है या फिर स्थगित कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय सभापति यानी कि मुख्य न्यायाधीश, उप
मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। यानी कि उसकी संरचना जो होती है वो मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उसकी संरचना होती है। तो ये था उच्चतम न्यायालय, रूस की उच्चतम न्यायालय की संरचना। अब हम लोग से मिलकर बनता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या कि उच्चतम न्यायालय की संरचना जो है वो उच्चतम न्यायालय की संरचना निम्नलिखित 3 इकाइयों से मिलकर बनी है। इसमें पहला है उच्चतम न्यायालय की पूर्ण सभा, द प्लेनियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है उच्चतम न्यायालय का सभापति मंडल, द प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा है न्यायिक सदन, जुडिशियल चैम्बर। अब हम लोग इस तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कि क्या क्या करता है या किस तरीके का ये है। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण सभा न्यायालयों को कानूनों के उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सामान्य तथा व्यवहारिक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर रूसी संघ के विधायन के संदर्भ में अपना दिशा निर्देश देती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो उच्चतम न्यायालय की पूर्ण सभा है, न्यायालय जो उसके अधीन या हैं उनको कानून की उचित क्रियान्वयन करने के लिए समान तथा व्यवहारिक न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि किसको कैसे करना है, और उसी के आधार पर वो रूसी संघ के विधायन यानी कि कानून बनाने के संदर्भ में अपना दिशा निर्देश देती है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय का सभापति मंडल। तो ये कहा है कि उच्चतम न्यायालय का सभापति मंडल विवादों पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है तथा नए खोजे गए साक्ष्यों के साथ साथ न्यायिक सदन यानी कि जुडिशियल चैम्बर की गतिविधियों के संदर्भ में सुनवाई भी करता है। मतलब ये जो सभापति मंडल है वो क्या होता है कि विवादों पर एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है और नए खोजे गए साक्ष्यों के साथ साथ न्यायिक सदनों की गतिविधियों के संदर्भ में भी सुनवाई करता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को कानून की सही प्रक्रिया से अवगत कराने में सहयोग प्रदान करता है। और तीसरा है न्यायिक सदन। तो आपको हम बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक सदन जो है में 3 न्यायिक सदन है। पहला सिविल वादों पर न्यायिक सदन, दूसरा फौजदारी वादों पर न्यायिक सदन और तीसरा सैन्य सदन। ये 3 तरह के इसके चैम्बर हैं या सदन हैं। ये तीनों अपनी सीमाओं के तहत वादों को यानी कि मामलों को अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या पर्यवेक्षण के द्वारा या नए साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। तो इस तरह से रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का
संरचना होता है, इसका गठन होता है। अब हम लोग इसकी क्षेत्राधिकार के बारे में जानें। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख आमतौर पर संविधान तथा 1996 में के संघीय कानून में है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो संविधान में भी शामिल दिए गए हैं और साथ में 1996 में जो संघीय कानून बने हैं उसमें वो क्षेत्राधिकार के बारे में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित काम करता है। कई तरह का काम वो करता है, जिसका भी जानकारी हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह के काम करता है। उसमें सबसे पहला है सर्वोच्च समान न्याय निकाय, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या है, सामान्य रूप से जो न्यायिक व्यवस्था न्यायालय है उसमें वो सबसे सर्वोच्च है। रूसी संघ का उच्चतम न्यायालय सिविल, फौजदारी, प्रशासनिक तथा समान क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले न्यायालयों का सर्वोच्च निकाय है। यानी कि उसकी अपना क्षेत्राधिकार है कि सब पे जितने तरह के जो न्यायालय हैं इसके, इन चारों में मतलब सिविल, फौजदारी, प्रशासनिक और समान क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले न्यायालयों में ये सर्वोच्च निकाय है। यह रूस के समान न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले बहुस्तरीय स्वरूप में सबसे ऊंचा है। यानी कि कई रूप हैं न्यायालय का, उसमें वह सबसे ऊंचा है। अब इसका दूसरा है अधीन क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दे। उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों, सामान्य और सैन्य दोनों को संघीय कानून में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश देता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है। कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को काम के संबंध में दिशा निर्देश देता है और पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय अपीलीय न्यायालय भी है। वह इकाइयों के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय की उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, ये उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है और उसको वो अधिकार है और अपील होने पर वो उस पर सुनवाई करता है तथा नए साक्ष्यों पर अमल करता है। इसका चौथा है अधिकार न्यायिक कार्यों की व्याख्या करना, यानी कि जो न्यायिक काम होते हैं उसकी वो व्याख्या करता है। उच्चतम न्यायालय अपने समान क्षेत्राधिकार के अंदर न्यायिक व्यवहार तथा कार्यों की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। कहने का मतलब ये है कि सामान्य क्षेत्र व्यवहार और काम जो होते हैं, जो तरीके हैं, उसकी वो व्याख्या करता है कि आपने जो तरीका इस्तेमाल किया, यह तौर तरीका लिया वो उचित है या नहीं है, या सही है नहीं, इसकी व्याख्या करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब पांचवा है विधायन हेतु प्रस्ताव करने का अधिकार।
यानी कि कानून बनाने के लिए भी वो प्रस्ताव कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को किसी विधेयक के आरंभ का अधिकार है, यानी कि उसको ये अधिकार है कि किसी भी तरह का कोई विधेयक वो शुरुआत करा सकता है या उसकी अपील कर सकता है। वह डूमा को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव भेज सकता है, यानी कि कोई भी तरह का अगर कानून बनाने की जरूरत उसको महसूस हो तो रूस की जो निचली सदन ड्यूमा है उसको वो प्रस्ताव भेज सकता है। अब छठा है न्याय विभाग पर नियंत्रण, यानी कि रूसी संघ का जो उच्चतम न्यायालय है वो न्याय विभाग जो प्रशासन है, वो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर वो नियंत्रण भी रखता है, रखने का भी अधिकार है। रूसी संघ के उच्चतम न्यायालयों से संबंध न्यायिक विभाग उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है, यानी रूसी संघ के जो न्यायिक विभाग हैं वो उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों की परिषद के परामर्श से न्यायिक विभाग के अध्यक्ष को नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। बात समझ में है? यानी कि न्यायिक विभाग का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसको वो हटा भी सकता है। न्याय विभाग का स्टाफ उच्चतम न्यायालय के अधीन काम करते हैं, यानी कि जो न्याय विभाग है उसके जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब के सब उच्चतम न्यायालय, रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय के अधीन काम करते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय समान न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करने वाला सर्वोच्च निकाय है। ये कहा जा सकता है कि समान न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च निकाय जो है वो रूस का क्या बोलते हैं उसको, जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे सर्वोच्च निकाय है।